Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 2 and today we will discuss about Indianization of Public Services in India. Simple words में Indianization का मतलब था ब्रिटिश ऑफिसर्स की जगह धीरे धीरे क्वालिफाइड इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देना। लेकिन ये सिर्फ नौकरियों का मुद्दा नहीं था। इंडियन नेशनलिस्ट के लिए डिमांड जुड़ी हुई थी सेल्फ गवर्नमेंट से, इक्वालिटी से, नेशनल डिग्निटी से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से और इकोनॉमिक जस्टिस से। दूसरे शब्दों में इंडियनाइजेशन का मतलब था कि भारत को चलाने में भारतीयों का अधिकार हो। अब ये इंडियनाइजेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी, इतना ज़्यादा नेसेसरी क्यों था? पहला कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो ब्रिटिश रूल के दौरान भारत पर शासन तो हो रहा था, लेकिन अपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर ज्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स ही बैठे थे। मतलब जिन लोगों पर शासन हो रहा था, जिन लोगों पर रूल हो रहा था, वो थे इंडियंस और उनकी डिसीजन मेकिंग में बहुत कम भागीदारी थी। सोचिए एक स्कूल है जिसमें 5,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्कूल के सारे डिसीजंस ऐसे टीचर्स ले रहे जो कभी हॉस्टल में रहे ही नहीं है। ना वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं और ना उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो ऐसे में क्या वो स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे? शायद नहीं। इसी तरह ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत को गवर्न कर रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग भारत की लोकल रियलिटीज को ठीक से समझते ही नहीं थे और इसीलिए इंडियंस ने डिमांड करी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को ज़्यादा जगह दी जाए। सेकेंड वॉज इकोनॉमिक रीजन। तो होता ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत हाई सैलरीज मिलती थी और उन सैलरीज का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया जाता था। यानी भारत में कमाया गया पैसा भारत में इन्वेस्ट होने के बजाय ब्रिटेन चला जाता था और एक सीनियर ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर की सैलरी कई बार उसी काम करने वाले इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा होती थी। और नेशनलिस्ट लीडर्स ने कहा कि ये भारत के धन का बाहर जाना है। वहीं इसी कॉन्टेक्स्ट में दादा भाई नौरोजी ने अपनी फेमस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। उनका मानना था कि भारत की गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहा है और इंडियनाइजेशन से ये पैसा भारत में ही रुक सकता था। थर्ड रीजन वाज पॉलिटिकल। नेशनलिस्ट का मानना था कि कोई भी देश तब तक एक्चुअली में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन बाहरी लोगों के कंट्रोल में हो। साथ में इंडियनाइजेशन को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक जरूरी कदम माना गया। अगर भारतीय लोग डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और डिपार्टमेंट्स को सक्सेसफुली चला सकते हैं तो ब्रिटिश का ये आर्ग्यूमेंट कि इंडियन सेल्फ रूल के लायक नहीं है ऑटोमेटिकली वीक हो जाता था। फोर्थ वाज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सो इंडियन ऑफिसर्स के पास कई प्रैक्टिकल एडवांटेजेस थे। उन्हें लोकल लैंग्वेजेस आती थी, लोकल कस्टम्स की समझ थी, लोकल कंडीशंस की नॉलेज थी और साथ में लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते थे। वो अज्यूम करिए कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को रूरल पंजाब या बंगाल में पोस्ट किया गया, उसे लोकल लैंग्वेज नहीं आती, उसे विलेजर्स की बात समझने के लिए इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं का एक इंडियन ऑफिसर डायरेक्टली विलेजर्स से बात कर सकता था। वो ग्रीवांसेस और लोकल इश्यूज को ज्यादा एक्यूरेटली समझ सकता था और इसीलिए नेशनलिस्ट कहते थे कि इंडियन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पब्लिक सर्विसेज थी क्या। तो उस समय पब्लिक सर्विसेज में कई प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज शामिल थी। सिविल सर्विसेज में इंडियन सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज। वहीं पुलिस सर्विसेज में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। टेक्निकल सर्विसेज में इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रेलवेज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते थे। वहीं एजुकेशनल सर्विसेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स आते थे, यूनिवर्सिटीज आती थी और सारे स्कूल्स आते थे। पर इन सब में सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस थी इंडियन सिविल सर्विस और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इंडियन सिविल सर्विस को कहते थे द स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब था कि पूरी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इसी सर्विस के ऑफिसर्स के कंधों पर टिका हुआ था और आईसीएस ऑफिसर्स कंट्रोल करते थे रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर जैसे पावरफुल पोस्ट ज्यादातर आईसीएस ऑफिसर्स के पास होते थे। इसलिए नेशनलिस्ट लीडर्स समझते थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है तो सबसे पहले आईसीएस में एंट्री बढ़ानी होगी। अब सवाल उठता है, अगर इंडियंस केपेबल थे तो फिर आईसीएस में उनकी संख्या कम क्यों थी? तो इसके कई रीजंस थे। तो पहला रीजन है, शुरू में आईसीएस एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लैंड में कंडक्ट होता था और इसकी वजह से इंडियन एस्पिरेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, जैसे कि इंग्लैंड तक ट्रैवल का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, कल्चरल एडजस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वायरमेंट। और ये सब आम भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था। सोचिए अगर आज
यूपीएससी एग्जाम सिर्फ लंदन में कंडक्ट हो तो कितने टैलेंटेड इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन उस समय थी। दूसरी बाधा थी लो एज लिमिट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे एज लिमिट को कम कर दिया था। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि ब्रिटिश स्टूडेंट्स आमतौर पर जल्दी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे, जबकि इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ज्यादा समय लगता था। और जब एज लिमिट कम की गई तो ब्रिटिश कैंडिडेट्स को नेचुरल एडवांटेज मिल गया और नेशनलिस्ट ने इस पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी बताया। उनका मानना था कि ये इंडियंस को बाहर रखने की स्ट्रैटेजी है। थर्ड ऑब्स्टेकल वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी एक बड़ा इशू था। कई इंडियंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, जैसे प्रमोशन में डिले, इम्पोर्टेंट पोस्ट न मिलना, यूरोपियंस को प्रेफरेंस मिलना। जैसे कि सुरेंद्र बैनर्जी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई की थी, लेकिन बाद में उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट का सामना किया और इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ मोटिवेट किया। और ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ रिक्रूटमेंट की नहीं थी बल्कि ट्रीटमेंट की भी थी। फोर्थ प्रॉब्लम वाज ब्रिटिश फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। तो ब्रिटिश रूलर्स समझते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ही उनके एम्पायर की बैकबोन है और उन्हें डर था कि अगर इंडियंस को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई तो ब्रिटिश कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा, और इसलिए इंडियनाइजेशन को जानबूझकर स्लो पेस पर चलाया गया। फिर 19वीं सेंचुरी के अंत तक इंडियन लीडर्स ने इंडियनाइजेशन की डिमांड को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और इसमें इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी मेजर डिमांड्स थी आईसीएस एग्जामिनेशन इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह हो, एज लिमिट बढ़ाई जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और हायर सर्विसेज में इंडियन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद ये डिमांड और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। कांग्रेस के लगभग हर अर्ली सेशन में इंडियनाइजेशन का मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस बार बार डिमांड करती रही सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत और हायर सर्विसेज में इंडियंस की भागीदारी। और ये कांग्रेस के सबसे पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स में से एक थी। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विसेज का रिव्यू करने के लिए एचएसएन कमीशन बनाया, जिसने रिकमेंडेशंस दी कि सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज करना होगा और इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन रिकमेंडेशंस का कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि हायर सर्विसेज पर ब्रिटिश कंट्रोल लगभग वैसा का वैसा ही बना रहा। इसलिए नेशनलिस्ट इससे पूरी तरह खुश नहीं थे। फिर आई आइलिंगटन कमीशन बिटवीन 1912 और 1915। इस कमीशन ने पब्लिक सर्विसेज की रिक्रूटमेंट सिस्टम को स्टडी किया और रेकमेंड किया कि हायर सर्विसेज में लगभग 25% इंडियंस को रिक्रूट किया जाए। लेकिन नेशनलिस्ट को लगा ये भी बहुत कम है क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। देन केम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ और इसके थ्रू प्रोविंसेस को कुछ अधिकार मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की भूमिका बढ़ी और साथ में ट्रेन इंडियन ऑफिसर्स की डिमांड भी बढ़ी। लेकिन की पोजीशंस पर ब्रिटिश डोमिनेंस अभी भी बना रहा। फिर आई ली कमीशन इन 1924 और ये इंडियनाइजेशन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसकी रिकमेंडेशंस रही कि इंडियनाइजेशन को एक्सेलरेट किया जाए, इंडियंस की रिक्रूटमेंट बढ़ाई जाए और ब्रिटिश से इंडियन ऑफिसर्स की तरफ ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि फ्यूचर में इंडियनाइजेशन को सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ाया जाएगा। फिर 1926 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित की गई और इसके फंक्शंस थे रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन। और यही इंस्टीट्यूशन आगे चलकर मॉडर्न यूपीएससी का फाउंडेशन बना। अगर यूपीएससी एक बड़ा पेड़ है तो पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 उसका बीज था। फिर 1930s और 1940s में इंडियनाइजेशन की प्रोसेस और तेज हुई और इसके कई रीजंस थे, जैसे नेशनलिस्ट प्रेशर, तो फ्रीडम मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका था। दूसरा था एजुकेटेड इंडियंस की अवेलेबिलिटी और अब ज्यादा इंडियंस हायर एजुकेशन पा रहे थे। तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही थी। चौथा रीजन था वर्ल्ड वॉर्स, तो दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ब्रिटिश मैन पावर की कमी हो गई थी और इसीलिए इंडियंस को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। और 1940s तक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी थी। नेशनलिस्ट फिर भी संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कई क्रिटिसिज्म दिए, जैसे ब्रिटिश इंटेंशंस इनसिंसियर थी। तो नेशनलिस्ट का मानना था कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स ज्यादातर कॉस्मेटिक थे, मतलब बदलाव दिखाया जा रहा था लेकिन असली पावर ट्रांसफर नहीं हो रही थी। की पोजीशंस अभी भी ब्रिटिश के पास थी
इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे आर्मी, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड इंटेलिजेंस अभी भी लार्जली ब्रिटिश कंट्रोल में थे। देन मेरिट आर्ग्यूमेंट का सिलेक्टिव यूज, तो ब्रिटिश अक्सर कहते थे कि रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पर हो रही है। वहीं नेशनलिस्ट का जवाब था कि जब अपॉर्चुनिटीज ही अनइक्वल है तो कंपटीशन को फेयर कैसे कहा जा सकता है। मतलब अगर रेस में कुछ लोग 100 मीटर आगे से स्टार्ट करें और कुछ लोग स्टार्टिंग लाइन से, तो उस रेस को फेयर नहीं कहा जा सकता। देन ये इंडियनाइजेशन सिर्फ सिविल सर्विसेज तक सीमित नहीं थी, आर्मी में भी यही डिमांड उठने लगी। ब्रिटिश पीरियड में सीनियर मिलिट्री रैंक्स ज्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रिजर्व थे और इंडियंस को कमांड पोजीशंस बहुत कम मिलती थी। बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन ऑफिसर्स को ट्रेन करना शुरू किया और धीरे धीरे इंडियंस हायर मिलिट्री रैंक्स तक पहुंचने लगी। अब क्या इम्पैक्ट रहा इंडियनाइजेशन का? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का निर्माण हुआ। इंडियनाइजेशन ने एक ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास डेवलप की। यही ऑफिसर्स बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया को चलाने में बहुत ज़रूरी बने। देन सेल्फ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हुई। इंडियनाइजेशन एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुई। इंडियंस ने सीखा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नेंस, और ये एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंस के बाद बहुत काम आया। देन इंडियनाइजेशन से नेशनल कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश का दावा कि इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते धीरे धीरे गलत साबित होने लगा और इंडियंस ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी दिखाई। देन स्मूथ ट्रांजिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। कई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत में ट्रेंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले से मौजूद थे। इसी वजह से ट्रांजिशन रिलेटिवली स्मूथ रहा। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन ये कि इंडियनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ी, रेशियल एक्सक्लूसिविटी कम हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज डेवलप हुई और सेल्फ गवर्नमेंट की फाउंडेशन बनी। लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो था। ब्रिटिश कंट्रोल लंबे समय तक बना रहा और हायर पोस्ट पर रिस्ट्रिक्शन थी। वहीं रिफॉर्म्स नेशनलिस्ट एक्सपेक्टेशन से पीछे रहे। सो इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज सिर्फ नौकरियां पाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक संघर्ष था इक्वालिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए और सबसे बढ़कर भारत के लोगों के अधिकार के लिए, ताकि वो अपने देश को खुद चला सके। और इसी प्रोसेस ने इंडिपेंडेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी।